हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है। जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैं प्रैक्टिस करते समय मुझे जो एक्सपीरियंस आया कि कैसे अपना प्रैक्टिस या बिजनेस बढ़ाया जाए और क्या मुझे नए नए चीजें सीखने मिली, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए ये आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे जो प्रैक्टिस के इयर्स हैं उसमें मैंने क्या सीखा है, और उसके लिए वो सीखने के बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मेरी प्रैक्टिस कैसे ग्रो हो गई है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नमस्ते, मैं हूँ ये शहनशाह मुजर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो व्हाट आर द व्हाट आर माय 8 की लर्निंग इन माय सीए प्रैक्टिस। तो सीए प्रैक्टिस में 8 की लर्निंग्स क्या है वो देखते हैं। पहले मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं अभी ये शेयर कर रहा हूँ आपके लिए कि अगर ये मैं पहले से ही जान देता तो मेरी प्रैक्टिस और ग्रो हो जाती, लेकिन ये मुझे जल्दी समझ में आया, इसलिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और मैंने वो इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे मेरे प्रैक्टिस में, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी मेरे 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो 8 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उसमें से 8 की लर्निंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या मैंने सीखा है। तो पहले तो देखिए, स्टाफ रिलेटेड है कि हायर स्टाफ कीजिए या ट्रेन, और उनको ट्रेन ट्रेन कीजिए। पहले तो कैसे है कि इनिशियल ईयर में स्टाफ हायर करना थोड़ा अफोर्डेबल नहीं रहता, लेकिन ये ध्यान में रखिए, अगर आपने स्टाफ हायर किया तो आपको एक तो कैसे है कि आपको जो अनप्रोडक्टिव काम है वो आप उसे दे सकते हैं और प्रोडक्टिव काम आप कर सकते हो। प्लस कैसे है कि आप फ्री भी रहोगे, क्योंकि कैसे बहुत से जो अनप्रोडक्टिव काम है वो अपन खुद करते हैं, इसीलिए जो काम करना चाहिए वो इफेक्टिवली कर नहीं पाते। इसलिए इवन दो इनिशियल ईयर में अगर आपको सैलरी देना पड़ेगा और वो अफोर्डेबल भी नहीं है तो भी आप स्टाफ रखिए, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। और स्टाफ को हमेशा उनको अच्छे अच्छे ये सिखाइए, ट्रेन कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद कैसे होता है कि स्टाफ को समझ जाता है कि उसका जॉब रोल क्या है, उसके साथ डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद भी उसे समझ जाता है तो उसके बाद वो उसे स्टाफ को कॉन्फिडेंस आने के बाद वो अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर देता है। और इससे क्या होता है कि इससे आपको नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अनप्रोडक्टिव काम में आप बिजी रहोगे और आपको नए अपडेट्स, नई चीजें नहीं सीखने मिलती। इसीलिए स्टाफ को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनके कोई डाउट्स है वो डाउट सॉल्व करना, ये जरूरी है। तो ये फर्स्ट है। और ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, लेकिन मैं सिर्फ 8 चीजें आपको आज बताने वाला हूँ। तो सेकंड देखिए, अप टू डेट इंफ्रा इन योर ऑफिस। आपके ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट होना चाहिए। जैसे आपके पास अगर स्टाफ साइजेबल नंबर है लेकिन उनको यूज करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं है, तो ऐसे हुआ कि सोल्जर वॉर के लिए जा रहा है और उसके पास वेपन नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट दीजिए, वेल इक्विप्ड दीजिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दीजिए, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपके ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और जल्दी से जल्दी काम हो सकते हैं। तीसरा क्या है कि ऑटोमेशन एंड एसओपी। आपके पास अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपने यूज की है तो उसके वजह से आप ऑटोमेशन कीजिए। आपके जो भी वर्कफ्लोज हैं उसका एसओपीज बनाइए, उसके ऑटोमेशन कीजिए। जो रिपीटेटिव काम है उसके ऑटोमेशन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको रिपीटेटिव काम फिर से देखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो आप बहुत सी चीजों में से फ्री हो जाओगे। तो ये देखिए, आपका एसओपीज बनाइए, आपके वर्कफ्लो बनाइए, हर काम का वर्कफ्लो बनाइए। तो क्या रहेगा, उसका फायदा क्या रहता है। एक बार आप वर्कफ्लो बनाने के लिए बैठते हो तो उसे टाइम बहुत जाता है, लेकिन एक बार आपका वर्कफ्लो बन गया, एसओपीज बन गई, तो उसे सिर्फ आपको अपडेट करना पड़ता है। और अगर आपके ऑफिस में अगर स्टाफ टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि आपके पास एसओपीज है। आपने अगर स्टाफ को एसओपीज पढ़ने के लिए बोली तो उससे बहुत सारी चीजें उसे उसके दिमाग में से
उसे सॉल्व हो जाएगी, और जो भी डाउट रहेगा वो आपसे पूछेगा और वो आप सॉल्व कर दो। तो ऑटोमेशन और एसओपीज के वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टाफ के पास काम के लिए चली जाएंगी और आप फ्री रहोगे। तो स्टाफ के रिलेटेड ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है। और एक चीज ऐसा है कि स्टाफ अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसे अप्रेज कीजिए, उसे अप्रिसिएशन दीजिए, उसे रिवॉर्ड दीजिए, और उसे सबके सामने अप्रिसिएशन दीजिए, तो खुश हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। और दूसरी बात, अगर उससे काम नहीं हो रहा या गलतियां बार बार हो रही हैं, तो वो आप उसे केबिन में बुला के जो बताना है वो बता सकते हो। लेकिन सबके सामने आप उसे डांट मत दो, क्योंकि कैसे है, सबके सामने इंसल्ट करना गलत बात है और वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये सबको पता रहता है लेकिन हो जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान में रखिए। अभी क्लाइंट के हिसाब से मैं तीन चीजें शेयर करने वाला हूँ। कि पहले तो ऐसा है कि न्यू क्लाइंट आ गया, न्यू असाइनमेंट आई हुई रहती है, तो बहुत जन क्या करते हैं कि काम आने के बाद काम शुरुआत कर लेते हैं। पहले असाइनमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन, स्कोप, उसकी क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या असाइनमेंट फीस फाइनल नहीं करते और काम कर लेते हैं। और काम करने के बाद क्या होता है, काम करने के बाद क्लाइंट फिर बता देता है कि वो निगोशिएशन करता है। क्योंकि कैसे, अपन काम तो फास्ट करके देते हैं लेकिन उसका पहले से अपन ने असाइनमेंट फी नहीं फिक्स किया हुआ रहता, तो वो निगोशिएशन करता है या बता देता है कि मैं बाद में पे कर देता हूँ। और बाद में आपको पता है क्या होता है, वो कभी कभी क्लाइंट पेमेंट ही नहीं देता या उसे पेमेंट करने डिले हो जाता है। तो एवरी टाइम अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले फाइनलाइज कीजिए, असाइनमेंट फी फाइनलाइज कीजिए और फिर काम शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको भी पता चलेगा कि असाइनमेंट में कितना टाइम लगेगा और उसकी फी क्या है। फिर उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और दूसरा ये है कि हर सर्विस के लिए आप बिल रेज कर दो और उसका फॉलो अप टाइम टू टाइम ले लो। बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि अपन टाइम टू टाइम फॉलो अप नहीं लेते, और 6 साल, 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपन जब फॉलो अप लेंगे तब तक क्लाइंट की फी बहुत ज्यादा पेंडिंग रहती है। तो क्लाइंट वहां पे डिस्काउंट मांगना शुरू कर देता है। इसमें क्लाइंट की गलती कुछ नहीं है लेकिन अपनी गलती है। आप टाइम टू टाइम फॉलो अप लेके वो क्लाइंट के जो भी जो भी फी है वो रिकवर कर लीजिए। तो वो ध्यान में रखिए। क्लाइंट टू क्लाइंट ये डिपेंड रहता है। कोई क्लाइंट अच्छे से पेमेंट कर देता है, कोई क्लाइंट नहीं पेमेंट कर देता। तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड रहेगा कि आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अपना कलेक्शन कर दोगे। तो ये आपका पहले ध्यान में रखिए कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, स्कोप, असाइनमेंट फी फाइनलाइज करिए बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। नो मीन्स नो। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपके पास कोई असाइनमेंट आया है और वो आपके टर्म्स के हिसाब से, स्कोप के हिसाब से या रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये कुछ तो इस असाइनमेंट में गड़बड़ है, या ये असाइनमेंट करने से मुझे तकलीफ हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, या ये असाइनमेंट मैं करना नहीं चाहता, वो अगर आपका क्लाइंट बड़ा भी हो तो भी डायरेक्टली आप उसे नो कह दो। क्योंकि कैसे है, आप यस कहोगे, करोगे और बाद में कोई दिक्कत आएगी, तो उससे पहले आप नो कर दो। आप बता दो कि ये काम मैं नहीं करता, ऐसे काम मैं नहीं करता, या मेरे ये टर्म्स के हिसाब से नहीं है, आप क्या, आपकी फीस कम है, ये काम मैं नहीं करता, और स्ट्रेट वे नो कीजिए। इससे क्या होगा कि पहले तो नो कहने में बहुत जन डर लेते हैं, मैं भी ऐसे ही था कि नो कहने में थोड़ा घबराता था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो काम को नहीं कहना चाहिए वो नहीं कहना चाहिए, और वहां पे आपको एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा है कि क्लाइंट, आप जो क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे काम या ये इस असाइनमेंट फील्ड में ये काम नहीं होते, तो उनको भी समझ जाएगा कि ये सीए का कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर या ट्रू कैरेक्टर दिखाई देगा, और अपने में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो नो मीन्स नो। तीसरा है प्रोवाइड अपडेट्स टू क्लाइंट्स। क्लाइंट के पास अपडेट
जो भी टैक्स अपडेट्स हैं वो क्लाइंट को टाइमली प्रोवाइड कीजिए, और उससे क्या होगा, क्लाइंट अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेगा, और कई कई बार उसको वो प्रॉफिटेबल वे में उसका यूज हो जाता है, क्लाइंट को प्रॉफिट मिल जाता है, तो क्लाइंट भी खुश हो जाता है। और अगर कोई ड्यू डेट के लिए क्लाइंट नहीं आ रहा तो उसका फॉलो अप लीजिए, और वो क्लाइंट को बताइए कि ये ऐसे ऐसे ड्यू डेट है और आप ड्यू डेट के पहले आ जाओ, वरना आपको ये पेनल्टी लग सकती है, और फॉलो ले लो। बहुत बहुत जनों का कैसे होता है कि पहले पहले इनिशियल ईयर में क्लाइंट तो आ जाते हैं, लेकिन आप फॉलो अप लेना भूल जाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें करना पड़ता है इनिशियल ईयर में। बाद में एक बार आपका ऑफिस सेटअप हो गया तो आपको वो देखने की गरज नहीं है, लेकिन कैसे है, इनिशियल ईयर में ये गलतियां होती हैं। आप क्लाइंट के फॉलोअप नहीं लेते, फॉलोअप नहीं लेने से क्लाइंट दूसरे तरफ चला जाता है, या वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती और क्लाइंट को बाद में के पेनाल्टी भरना पड़ता है, तो वो ध्यान में रखिए। और ड्यू डेट्स पे ध्यान दीजिए, बहुत सारी ड्यू डेट्स आती रहती हैं, और उससे प्रोएक्टिवली फॉलो लीजिए। और इस वजह से क्या होगा कि आपने फॉलो अप ले लिया तो आपका एक क्लाइंट का नेटवर्क बन जाएगा, और क्लाइंट का नेटवर्क बनने के बाद क्लाइंट ही अपना एक एडवर्टाइजमेंट पार्टनर रहता है, वो आपके फर्म के एडवर्टाइज करता है, और उससे आपको नए क्लाइंट मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, आपने अगर अच्छी सर्विस दी तो क्लाइंट बाहर जाके बताएगा, आपने अगर बुरी सर्विस दी तो भी क्लाइंट बाहर जाके बताएगा। तो ये ध्यान में रखिए, क्लाइंट आपका एडवर्टाइजमेंट पार्टनर है, तो वो ध्यान में रख के आप उसे सर्विस दीजिए। तो ये तो क्लाइंट के हिसाब से मैंने आपको बताया है। क्लाइंट को अपडेट दीजिए, नई नई चीजें बताइए, नई नई आइडियाज रहेंगी तो वो बताइए, और क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा सर्विस दीजिए, और क्लाइंट फिर आपको अच्छे से पेमेंट देगा। अभी अ, दो लास्ट के दो हैं, वो सीए रिलेटेड मैं बताऊंगा। जो भी प्रैक्टिशनर सीए है, पार्टनर है, वो पार्टनरशिप या प्रैक्टिशनर सीए के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। फाइंड सर्कल ऑफ पॉजिटिव पर्संस। तो पॉजिटिव पर्संस में क्या रहेगा कि बहुत ये देखिए कि सर्कल है पॉजिटिव पर्संस के, तो वो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास निगेटिव पर्सन है तो वो क्या कहते हैं कि मेरी प्रैक्टिस नहीं बढ़ रही, मेरा ऐसे हो रहा है, मेरा वैसे हो रहा है, अभी सीए में कोई स्कोप नहीं है। तो वो निगेटिव थॉट्स रहते हैं, और निगेटिव थॉट से क्या होता है कि आदमी वीक हो जाता है। ये मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे, लेकिन उनको अवॉइड कीजिए। पॉजिटिव पर्सन रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से जो चलते हैं, उनके पास आप रहिए, आपका भी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव थिंकिंग से आप स्ट्रांग हो जाओगे। और पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन है ना, वो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, वो प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को लेके रोते नहीं बैठते, वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं, और सॉल्यूशन लेके वो आगे चले जाते हैं। भले ही वो सॉल्यूशन फुल प्रूफ हो या नहीं, वो बाद में देखते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेते हैं और वो आगे चले जाते हैं, इसीलिए वो स्ट्रांग होते हैं। कि नेगेटिव पर्सन का आपको पता है, वो प्रॉब्लम लेके रोते रहते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट वाले पर्सन ढूंढिए, उनका सर्कल बनाइए, और आपकी प्रैक्टिस भी इससे ग्रो हो जाएगी, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। अभी लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, रीड रीड रीड। जब मैं सीए बना, सीए बनने के बाद में मेरी रीडिंग बहुत कम हो गई, और ये मेरी सबसे ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक थी, ये मैं मानता हूँ। और उसके बाद मुझे ध्यान में आ गया कि रीडिंग नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैंने अगर आप डेली 1 आवर रीडिंग करोगे और वो हर साल बढ़ाते जाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस या आपका बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पे फेमसली बोला जाता है कि टुडेज रीडर टुमारोज लीडर। तो आज अगर आप रीडर हो तो टुमारो आप लीडर बनोगे। और इस ये तो दो पॉइंट हो गए कि एक तो पॉजिटिव पर्सन ढूंढिए, पॉजिटिव माइंडसेट वाले, और रीड कीजिए। दूसरा और थोड़े बहुत अदर पॉइंट है, उसमें मैं बताता हूँ। एक तो एक्सपर्टीज एरिया आपका फाइंड कीजिए। एक्सपर्टीज एरिया फाइंड करने से आपको
उस एरिया में सिर्फ फोकस करना है और उस एरिया के क्लाइंट आप पास आएंगे। तो एक्सपर्टीज एरिया में कैसे रहता है उतना ही आपको एरिया दिखना है। अगर आप जनरलाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे एक्ट में अपडेट रहना पड़ेगा, विच इज हाईली इम्पॉसिबल। तो ये देखिए, अभी भी मेरा खुद का मेरे 8 ईयर के 8 साल के प्रैक्टिस में मैं अभी खुद एक्सपर्टीज एरिया ढूंढ रहा हूँ, मेरा कौन सा रहेगा वो अभी ढूंढ रहा हूँ। तो वो मेरी जर्नी अभी शुरू हो गई है। तो वो तो शुरू हो गई है। अभी क्या है, अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डू नॉट प्रोक्रास्टिनेशन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है कि अपन जो भी वर्क आएगा वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं और ड्यू डेट के एक हफ्ते पहले अपन बोलते हैं कि अभी इतना सारा काम है, इतना सारा पेंडिंग है। तो प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए, प्रोएक्टिवली काम कीजिए और वो काम जल्द से जल्द खत्म कीजिए, उसका बिलिंग कीजिए और आगे बढ़िए। प्रोक्रास्टिनेशन अपन करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी चली जाती है और वो एनर्जी चली जाती है, टाइम चला जाता है जो फिर से कभी नहीं आने वाला। तो प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए, अगर आपको कोई काम करना है तो काम कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए आपके सॉफ्ट स्किल में, और जो भी आपका फेवरेट एरिया है उसमें आप भले ही कौन सा भी रहेगा, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंशियल मार्केट या वो वैल्यूएशन, जो भी रहेगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको आगे रिटर्न मिलते जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कैसे है, ये थ्रू आउट द ईयर करना पड़ता है। ये एक ईयर किया या एक मंथ किया और आप बोल रहे हो कि मुझे इसका बेनिफिट चाहिए, तो वैसे नहीं रहता। तो वो थ्रू आउट द ईयर्स करना पड़ता है। सॉफ्ट स्किल में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये ध्यान में रखिए, आपकी बिगेस्ट वेल्थ आपकी हेल्थ है। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो आप हर चीज एंजॉय कर सकते हो। अगर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो कौन से भी काम रहेंगे, कौन सा भी किधर भी आप जाओ, घूमने के लिए जाओ, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाओ, या एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो आप आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वो एंजॉय नहीं कर सकते। तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए और हेल्थ अपनी अच्छी रखिए। आगे है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत जनों का मैंने देखा है, प्रैक्टिशनर्स ये है या बिजनेसमैन है, तो वो वर्क में इतना वर्कहोलिक इतना होते हैं कि खुद की लाइफ जीना ही भूल जाते हैं और घर घर पे कम जाते हैं या घर पे टाइम बहुत कम बिताते हैं। तो ये मैं भी करता था, लेकिन मुझे बाद में ध्यान में आया कि वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो वर्क जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ है। और आपकी लाइफ मतलब आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपका फैमिली, आपके फैमिली के मेंबर, उनके साथ टाइम गुजारिए। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तीसरा है कि अगर आप बिजनेस आवर्स में आपके मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। नोटिफिकेशन आते रहते हैं, नोटिफिकेशन म्यूट कीजिए और बेस्ट पे फोकस मोड में रखिए। जो भी नोटिफिकेशन ज्यादा आते हैं या आप कौन सा ऐप यूज करते हैं आप चेक कीजिए। डिजिटल वेलबींग करके आपके इनबिल्ट मोबाइल में इनबिल्ट ऐप रहता है, वहां पे आपका स्क्रीन टाइम चेक कीजिए, स्क्रीन टाइम कितना है वो चेक कीजिए और वो रिड्यूस करने के लिए देखिए। अगर आपका काम मोबाइल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर मोबाइल पे अनप्रोडक्टिव टाइम बिता रहे हो तो उसे कम करने के लिए देखिए और प्रोडक्टिव टाइम पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये ध्यान में रखिए, फोकस मोड अगर ऑन रहेगा बिजनेस हाउस में भी तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंजॉय योर प्रैक्टिस। तो वो पहले 8 मैंने आपको बताई है, फिर थोड़े मैं मुझे लगा कि ये पॉइंट ऐड कर सकते हो तो मैंने ऐड कर दिया। अभी लास्ट है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी भी हो, 1 साल की हो, 8 साल की, 10 साल की, 15, 20 या 30 साल की, आपकी प्रैक्टिस एंजॉय कीजिए। एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। आपने जो किया है उस पर प्राउड फील कीजिए, जितना भी आपने अचीवमेंट किया है उस पर प्राउड फील कीजिए। आपका गोल सेट कीजिए आगे वाला, और वो गोल अचीव करने के लिए आप निकल जाओगे और आप उससे मोटिवेट हो जाओगे। तो आप फेमसली अपने को प्रैक्टिस में कहा जाता है या सीओपी होल्डर कहा जाता है। सीओपी होल्डर मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस।
तो सर्टिफिकेट का सी मतलब क्या, कंसिस्टेंसी। तो आप कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने वर्क में। वो मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी, अपनी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और पेशेंस, पी मतलब पेशेंस। तो पेशेंसली आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट में आएगा। अगर आपके फेवर में आया तो वो एंजॉय कीजिए, आपको समझ में आया आपको कैसे वर्क करना है। अगर आपके अगेंस्ट में आया तो क्या गलतियां हैं वो चेक कीजिए, और फिर से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। और आपके बिजनेस एक्सपीरियंस, आपके लर्निंग्स क्या हैं, प्रैक्टिस में हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो, ये मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा है इसके अलावा, या इसमें कोई एडिशन है तो वो मुझे बताइए। मैं सुनने के लिए बहुत बेकरार हूँ। और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये पेशेंसली मेरा हियरिंग पेशेंसली सुना। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने मित्र परिवार दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।